अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी में अभी तक हम लोगों ने एसीबीटी या वो टेक्निक पढ़ी जो हम लोग उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जिनको कोई ना कोई ब्रेथलेसनेस, डिस्निया या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। और हम कहते हैं कि हम बेसिक स्टार्ट ही किससे लेते हैं, हम लेते हैं एसीबीटी से स्टार्ट, ताकि हम पेशेंट को जो है वो प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो एजुकेट कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास पहला मसला यानी डिस्निया, उसको तो हमने ट्रीट कर लिया, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि पेशेंट के अंदर इस डिस्निया का एक रीज़न ये होता है कि पेशेंट के अंदर जो चेस्ट के अंदर जो म्यूकस है उसकी क्लियरेंस प्रॉपर नहीं हो जाती, जिसकी वजह से वहाँ पर म्यूकस की प्लगिंग होना शुरू हो जाती है। और उस म्यूकस प्लगिंग की वजह से पेशेंट जो है उसके अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आती है, और वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है पेशेंट की ब्रीदिंग के अंदर जो है वो इम्पेयरमेंट लेकर आ रही होती है। अब हमारा मकसद क्या होता है कि हम इस म्यूकस को क्लियर करें ताकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट किया जा सके और पेशेंट के लिए ब्रीदिंग को ईजी बनाया जा सके। अब इस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टेक्निक्स जो कि म्यूकस क्लियरेंस के लिए होती हैं। पहली बात, दिस विल बी अ थ्योरेटिकल ओवरव्यू ऑफ ऑल दोज टेक्निक्स, और इसके अंदर पहली बात है हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मैनुअल टेक्निक्स को, यानी जो टेक्निक्स जो है वो मैनुअली आप अप्लाई करते हैं। देयर आर डिफरेंट डिवाइसेस जो कि हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे कि उनको किस तरह से आप यूज़ करते हैं फॉर द वेरी सेम पर्पस। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास होता क्या है या क्यों पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, उसका एक बेसिक रीज़न ये होता है कि पेशेंट के अंदर इम्पेयर्ड म्यूकस सीलरी क्लियरेंस होती है। ठीक है, यानी हमें पता है ना कि सीलिया होते हैं जो कि म्यूकस क्लियरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो म्यूकस सीलरी मूवमेंट इम्पेयर होगी, वो क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, वीक कफ होगी, मतलब पेशेंट जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो कफ के थ्रू म्यूकस को खुद से क्लियर कर सके, या फिर सिक्रीशन रिटेन हो जाएंगे, और रिटेन सिक्रीशन का भी जो है ना यही दोनों कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास चेस्ट परकशन आती है, चेस्ट शेकिंग, वाइब्रेशन, रिप स्प्रिंगिंग और पोस्टल ड्रेनेज की टेक्निक्स आती है। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि ये जो पोस्टल ड्रेनेज है ना, बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है, या इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमने म्यूकस को क्लियर कराना होता है ना, तो किसी भी टेक्निक की एप्लीकेशन के लिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट उस पोजीशन के अंदर रहे कि अगर म्यूकस मोबिलाइज हो चुका है, यानी मैंने कोई ऐसी टेक्निक अप्लाई किया है कि इंटरनली जो म्यूकस पड़ा हुआ था पहले वो जो है स्टिक था वॉल्स के साथ, अब वो म्यूकस लूजन हो चुका है, तो हमने इस म्यूकस को जाहिर सी बात है क्लियर भी तो कराना है। उसको क्लियर कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुछ बॉडी पोजीशनिंग का, जिसको हम कहते हैं कि हम ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशनिंग यूज़ करते हैं, उसको इसीलिए पोस्टल ड्रेनेज कहते हैं। तो पोस्टल ड्रेनेज एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सब, यानी आप चेस्ट परकशन कर रहे हैं, शेकिंग कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप पेशेंट को पोस्टल ड्रेनेज वाली पोजीशन के अंदर ले जाएंगे फॉर दैट स्पेसिफिक लोब जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो म्यूकस क्लियरेंस जो है वो क्या होगी, असिस्ट होगी, और वो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहली जो टेक्निक डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज चेस्ट परकशन, या फिर हम इसको चेस्ट क्लैपिंग भी कहते हैं। अब इसके अंदर हो क्या रहा होता है, बेसिकली क्या करता है जो हमारा थेरेपिस्ट होता है, वो रिदमिक कप हैंड जो है ना स्ट्राइक करता है उस पर्टिकुलर लंग सेगमेंट के अंदर जहाँ पर आपको लगता है कि म्यूकस जो है वो क्या है, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो चुका है, यहाँ पर म्यूकस की रिटेंशन हो चुकी है, या यहाँ पर जो है वो म्यूकस की प्लगिंग हो चुकी है। आपको जब वो पता चलता है, आपने उस लोब को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, और वो हमने पूरी असेसमेंट पढ़ी कि हम किस तरह से करते हैं। हमने कहा कि हम ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं, इसके अलावा हम परकशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने कहा था फिंगर्स के थ्रू हम लोग करते हैं, और हमने किस तरह से करनी थी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले उस लोब को आइडेंटिफाई करना है, उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर मसला है। हमने जब उसको आइडेंटिफाई कर लिया, वहाँ पर हमने अब यूज़ करनी होती है चेस्ट परकशन। अब जो चेस्ट परकशन टेक्निक होती है ना, इसमें हम उसके अगेंस्ट रिदमिक और कप हैंड मूवमेंट जो है ना वो करते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर, और फिर जो है वो अंदर जो सिक्रीशन होती है वो क्या होती है, म्यूकस होता है वो क्या होता है, लूजन हो जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कपिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पर मौजूद ऑसिलेशन होती है, वो वाइब्रेशन जो है वो आपकी एयरवे के अंदर ट्रांसमिट होती है, और वो वाइब्रेशन जो है वो अल्टीमेटली वहाँ से म्यूकस को मोबिलाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, रैशनेल इसका यही है कि म्यूकस डी अटैचमेंट फ्रॉम द पेरिफेरल एयरवेज को क्या करती है, असिस्ट करती है। इसके अलावा कहते हैं कि पोस्टल ड्रेनेज के अंदर, अब ये जो आपने परकशन अप्लाई करनी है ना, ये अगर हम पोस्टल ड्रेनेज वाली पोजीशन के अंदर अप्लाई कर देंगे ना, वो हम पोजीशंस आगे देखेंगे, तो पोस्टल ड्रेनेज वाली पोजीशंस के अंदर अगर हम ये परकशन अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो असिस्ट होगा जो भी म्यूकस है उसकी सिक्रीशन बॉडी से। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं स्पोर्ट सिक्रीशन एंड म्यूकस सिलरी फंक्शन इज इम्पेयर्ड। अब इंडिकेशंस इसकी क्या होती हैं, कहते हैं कि पेशेंट इस कैपेबल नहीं है कि वो जो रिटेन्ड सिक्रीशंस हैं
वो कफ के थ्रू क्लियर नहीं हो रही है, यानी आप कह सकते हैं कि पेशेंट की जो कफ है वो क्या है, इनइफेक्टिव है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी सिक्रीशन जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हाइपर सेक्रेटरी, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर सिक्रीशंस बन ही ज़्यादा रही हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस है या ब्रोंकिक्टेसिस है, जब सिक्रीशन ज़्यादा बन रही है और ऊपर से आपका म्यूकोसिलरी फंक्शन भी इतना अच्छा नहीं है जो इन कंडीशंस के अंदर होता है, साथ ही आपकी बॉडी जो है वो फेवर ही नहीं कर रही है उन सिक्रीशंस को बाहर निकालना, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर सिक्रीशन रिटेंशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा नमूनिया एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास सिग्निफिकेंट स्पूटम जो है ना रिटेंशन के साथ हो सकता है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई होती है उसके अंदर चूंकि सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं, इनवर्ट वो प्रॉपरली पेशेंट उसको नहीं कर पाता, उनकी जो कफ है वो इनफेक्टिव होती है, मे बी पेशेंट पेन की वजह से नहीं कर पाता सर्जरी के बाद। तो इस टाइम के ऊपर जब अंदर सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो यहाँ पर जो है वो नमूनिया का रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं ये वाली टेक्निक्स। उसके बाद आते हैं पेशेंट विद न्यूरोमस्कुलर वीकनेस। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर वीकनेस है, उसकी चेस्ट की मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसकी चेस्ट वॉल मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसके मसल्स इफेक्टिव कफ को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसके रिफ्लेक्सेस प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली पेशेंट की कफ इम्पेयर होगी और वीकनेस होगी उस कफ के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट की जो सिक्रीशंस है वो प्रॉपरली बॉडी से एक्सपेल आउट नहीं होंगी, ठीक है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबसे पहली बात है कि अगर किसी को एज ज़्यादा है ना, तो एज ज़्यादा होगा तो आपने कंसीडर कर लेना है कि इस पेशेंट के अंदर चांसेस हैं कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस है तो हो सकता है कि इसके रिब्स इतनी फ्रेजाइल हों कि आप कफी जो है ना कपिंग करें, और यानी आप चेस्ट क्लैपिंग कर रहे हैं, और जब आप चेस्ट कपिंग या क्लैपिंग जो भी है ये टेक्निक जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपने प्रिवेंट करना है। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो एंटीकोएगुलेंट ले रहा है उसके केस में अभी आपने इसको अवॉइड करना है। सीवियर चेस्ट पेन के केस में भी आपने जो है ना वो इसको यूज़ नहीं करना। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के अंदर पेस मेकर लगा हुआ है तब भी आपने ये चीज़ जो है वो सोच समझ के अप्लाई करनी है। और रिसेंट थोरेसिक सर्जरी या कोई इंसिजन हुआ है तो आपने उस इंसिजन को प्रोटेक्ट करना है, उस वोंड की प्रोटेक्शन को माइंड में रखते हुए अपनी जो इंटेंसिटी है उसको क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, यानी कहाँ पर आपने इसको बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करना, तो वो हमारे पास जो कंडीशंस आती हैं उसके अंदर अनस्टेबल स्पाइनल रिब और स्टर्नल फ्रैक्चर्स आती हैं, यानी फ्रैक्चर वाले केसेस के अंदर आपने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा न्यूमोथोरक्स के अंदर या हीमोथोरक्स के अंदर भी आपने अवॉइड करना है। वो वाली कंडीशन जो भी ट्रीट ही नहीं हुई उसके अंदर आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या एक्टिव हेमरेज के अंदर इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये वो कंडीशंस है जो कि मजीद पेशेंट की कंडीशन को जो है वो ख़राब कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन है, वो मैंने एप्लीकेशन आपको बता दी, अभी मैं पिक्चर से आपको शो भी करती हूँ। पेशेंट को हमने पोजीशन करना है पोस्टल ड्रेनेज वाली पोजीशन के अंदर फॉर दैट पर्टिकुलर लोब जिसको आप ट्रीट कर रहे हो, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने कप हैंड रखना है, ठीक है, और रिदमिक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के थ्रू। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमने हमारी जो मूवमेंट है ना वो सिर्फ रिस्ट के ऊपर होनी चाहिए, मतलब हमने रिस्ट पे मूवमेंट करते हुए कपिंग करनी है। हम लोगों ने पूरी एल्बो की या आर्म की मूवमेंट को क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। रिदमिक परकशन करते हैं हम 3 to 5 ड्यूरेशन पर सेगमेंट, और हम लोगों ने अगेन वही बात है कि बॉडी प्रोमिनेंसेस, स्टर्नम, स्पाइन या सर्जिकल साइड्स को अवॉइड करना होता है। अगर मैं अब आपको यहाँ पर इसकी इमेज शो कराऊँ जो मैंने आगे यहाँ पर अटैच की हुई है, ताकि हमारे लिए जो है ना वो एक बार इस टेक्निक को विजुलाइज करना जो है वो आसान हो जाए, तो यहाँ पर उसने हम लोग को ये क्लियरली शो किया हुआ है कि हम लोग जो है वो किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं परकशन जो है वो किस तरह से अप्लाई हो रही है। कप्ड हैंड है, जो भी मूवमेंट होगी रिदमिक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी आपके रिस्ट के ऊपर होगी, ठीक है। और आपका हैंड जो है जब तक प्रॉपर कप नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर इफेक्टिवली परकशन को जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने अभी तक चेस्ट परकशन पढ़ा, हम लोगों ने कहा ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं सिक्रीशन को लूजन करने के लिए। एक वाइब्रेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो वाइब्रेशन आपके लंग्स की जो है वो जाती है और वहाँ पर जो पेरिफेरल सिक्रीशंस पड़ी होती हैं उसको क्या करती हैं, ये मोबिलाइज करती हैं, और फिर अल्टीमेटली हम पोस्टल ड्रेनेज की पोजीशन के साथ हफिंग या कफिंग कराकर जो है वो सिक्रीशंस को एक्सपेल आउट करा लेते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमने पढ़ा कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम दूसरी टेक्निक पढ़ेंगे जो कि चेस्ट वाइब्रेशन, शेकिंग और रिब स्प्रिंगिंग होगी। थैंक यू सो मच।